नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सड़क के किनारे बैठे रामलाल जी और उनकी पत्नी मीना जी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। भूखे प्यास से बेहाल दोनों कड़कती धूप में रहने को मजबूर थे। आज ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कोई दूसरा आसरा था। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी तो दोनों की निगाहें उस गाड़ी पर गई तो गाड़ी में से एक हाथ बाहर आया और उसने काफ़ी सारे पैसे उनके सामने कर दिए, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों जल्दी से उठकर गाड़ी के पास गए और शीशे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अंदर काला चश्मा लगाए और महंगे कपड़े पहने हुए एक महिला बैठी थी। पहले तो मीना जी और रामलाल जी उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उसने चश्मा उतारा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस नीली बत्ती के गाड़ी में बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहू मीनाक्षी थी। इस तरह से मीनाक्षी को देखकर मीना जी की आंखें चौंधी आ गई। वो हैरान थी कि इसके ठाट बाट इतने ऊंचे कैसे हो गए। लीजिए, अंदर बैठी मीनाक्षी ने दोबारा उसे पकड़ने को कहा तो मीना जी ने हिचकिचाते हुए पैसे पकड़ लिए। तभी मीनाक्षी बोली कि आप रही ना वैसी की वैसी, आपकी पैसे की भूख गई नहीं। कहकर मीनाक्षी ने वापस चश्मा पहना और ड्राइवर से कहकर आगे बढ़ गई और रामलाल जी और मीना जी दोनों उसे जाते हुए देखते रह गए। थोड़ी दूर जाकर मीनाक्षी ने अपने काले चश्मे के पीछे बहते हुए आंसुओं को चश्मा हटाकर आंसू पोंछे और वापस चश्मा पहन लिया। कहने को तो 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज उसे वो सब ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात हो। यादों के झरोखे से निकलकर अतीत का एक दृश्य मीनाक्षी की आंखों के सामने आ रहा था और उन्हें याद करते करते वो वही पुरानी यादों में खो गई। मम्मी, पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दीजिए, बाद में आप शादी भी कर देना। किसने रोका है आपको? मीनाक्षी की बात सुन मीनाक्षी की माँ ममता जी उसे समझाने लगी थी कि बेटा, उम्र निकल जाने के बाद रिश्ते नहीं आते, पढ़ाई तो शादी के बाद भी पूरी हो जाएगी। मीनाक्षी अपनी माँ की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं मम्मी, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका होने वाला दामाद मुझे पढ़ा भी देगा। लेकिन मीनाक्षी की माँ उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेटी, जिद नहीं करते, अभी तुम्हें समझ नहीं है इन सब बातों की। इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। हम बात आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पापा ने भी हाँ कह दिया है। मीनाक्षी अपनी मम्मी को फिर मनाने की कोशिश करने लगी। मम्मी प्लीज़, मुझे बड़ी अधिकारी बनना है, आपका नाम रोशन करना है। फिर आप देखिएगा, जब मुझे नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी तो आप लोग आगे पीछे घूमेंगे। फिर देखना कि इतने बड़े बड़े रिश्ते आएंगे कि आप चुन भी नहीं पाएंगी। तो मीनाक्षी की मम्मी तपाक से बोली, ये बड़े बड़े ख्वाब हमारे बस के नहीं हैं मीनाक्षी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। लड़की की शादी सही उम्र में हो जाए वही ठीक है। एक बार पापा से भी बात करके देखूंगी। रोती रोती मीनाक्षी के दिमाग में इस शादी को टालने का एक आखिरी तरीका आया। उसे अपने पापा से थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही थी। रात को अपने पापा रमेश जी के आते ही मीनाक्षी उनके पास बैठकर प्यार से बातें शुरू की कि पापा, क्या ये शादी अभी रुक नहीं सकती? तो रमेश जी मीनाक्षी की बात सुनकर चौंक गए और बोले, क्यों बेटी, क्या हुआ? पापा, पहले मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, मीनाक्षी ने कहा। तो रमेश जी हंसकर बोले, अरे बेटी, तो तेरी पढ़ाई थोड़ी रुकेगी, वो तो शादी के बाद भी चलती रहेगी। हमने उन लोगों से कह दिया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन मीनाक्षी को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, नहीं पापा, कोई भरोसा नहीं है, प्लीज़ आप इसको रोक दीजिए। तो रमेश जी बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारे बाद तेरे छोटे भाई बहन की भी शादी करनी है और इस तरह से तो सबकी शादी की उम्र निकलती चली जाएगी। तुम बात को समझो बेटी, ये सिर्फ तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। लड़का बहुत अच्छा है, जैसा तुम कहोगी वो वैसा ही करेगा। एक बार देख लेना तुम भी, कल उन लोगों को बुला ही लेते हैं। मीनाक्षी के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। वो समझ चुकी थी कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा,
इसलिए अब वो दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी कि काश लड़का ही शादी के लिए ना कह दे। दूसरे दिन सुबह रमेश जी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि ममता, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग शाम को चाय पर आएंगे, तो तुम लोग चाय नाश्ता देख लेना, बस कोई कमी ना रहनी चाहिए। ममता जी ने भी खुश होते हुए कहा, जी बिल्कुल कोई कमी नहीं रहेगी, बस सारी बात अच्छे से हो जाए तो इसकी विदाई करके हम तो गंगा नहा लेंगे। ये सब सुन मीनाक्षी चिढ़कर बोली, मम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी शादी पक्की ही हो गई है। अरे केवल देखने आने से शादी मानकर मत बैठिए। मीनाक्षी की बात सुनकर उसकी छोटी बहन पूजा उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे दीदी मैंने तो लहंगा भी सोच लिया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। उन दोनों की बातें सुनकर रमेश जी और ममता जी दोनों हंस पड़े, लेकिन मीनाक्षी के दिल पर तो कुछ और ही गुजर रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि यहाँ मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और इसको लहंगे की पड़ी है। दिन भर घर में शाम के मेहमानों के लिए तैयारियां होती रहीं। मीनाक्षी की माँ ने उसके पहनने के लिए एक खूबसूरत सी साड़ी लाकर रख दी। मीनाक्षी बार बार अपने कमरे में रखी उस साड़ी को देखकर मन ही मन रो रही थी। खैर शाम के वक्त सभी लोग समय से आ गए थे और पूरा परिवार उनकी आवभगत में जुट गया था। लड़का अपनी बहन और माँ बाप के साथ बैठा हुआ था। तभी ममता जी रमेश जी के इशारे पर उठकर अंदर मीनाक्षी को लाने चली गई और मीनाक्षी को ठीक से तैयार कर सबके सामने लाकर बैठा दिया। मीनाक्षी ने कई बार निगाहें उठाकर देखा तो लड़का देखने में तो अच्छा था, लेकिन मीनाक्षी के दिमाग में तो बस उसके सपने घूम रहे थे। तभी लड़के की शादीशुदा बहन ने कहा कि इन्हें अकेले में भी बात करने का मौका दे देते हैं, एक दूसरे से बात करके समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीनाक्षी की मम्मी ममता जी ने भी सहमति देते हुए ने एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया। अंदर जाकर लड़के ने मीनाक्षी से उसके बारे में पूछा तो मीनाक्षी की हिम्मत बढ़ गई और उसने भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए कहा कि देखिए मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि शादी के बाद ये सब मुश्किल होगा। तो लड़के ने कहा कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां घर के साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं और जॉब भी करती हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं। अगर हमारी शादी हुई तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे परिवार वालों को होगी। ये सुन मीनाक्षी बहुत खुश हो गई। अब उसे इस शादी से कोई अड़चन नहीं थी। लड़के ने मीनाक्षी से बात करके हामी भर दी थी तो मीनाक्षी ने भी सहमति दे दी। तो थोड़े दिन में मीनाक्षी और अमित की शादी हो गई। शादी के बाद मीनाक्षी ने कई बार अमित से अपना बिजनेस दिखाने की जिद की, मगर अमित हर बार बात को टाल जाता और कहता, अरे दिन भर में इतना थक जाता हूँ ना कि आकर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं होती। मीनाक्षी का सपना था कुछ बनने का, लेकिन वो जब भी पढ़ाई करने बैठती तो उसकी सास उसे काम के लिए उठा देती और ताने मारने लगती कि पढ़ाई करके कौन सी मेम साहब बन जाएगी, हमने तो घर भी संभाला और बच्चे भी संभाले, आजकल की बहुएं जिम्मेदारी समझती ही नहीं हैं। तो मीनाक्षी ने इस बारे में अमित से बात की और कहा, अमित तुमने कहा था ना कि कोई तुम्हें रोक टोक नहीं होगी, लेकिन मुझे यहाँ पढ़ाई का समय मिल ही नहीं रहा है, मेरा सपना बिखर रहा है। तो अमित ने कहा, अरे मीनाक्षी काम ख़त्म करके पढ़ाई कर लिया करो, कोई नहीं रोकेगा, शादी के बाद घर की जिम्मेदारी तो देखनी ही पड़ेगी, अब तुम्हें ही तालमेल बैठाना पड़ेगा। मीनाक्षी अमित का ये टका सा जवाब सुनकर हैरान थी। कुछ समय बाद अमित के छोटे भाई सुमित की भी शादी हो गई। तो अब तो मीनाक्षी का काम और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि मीनाक्षी की देवरानी सोनी घर के काम में हाथ नहीं बटाती थी। मीनाक्षी जब भी अमित से अपनी पढ़ाई की बात करने की कोशिश करती तो अमित घर परिवार का हवाला देने लगता। अपने सपने टूटने की फिक्र मीनाक्षी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उसने अमित से कहा, अमित मुझे कॉलेज फीस देनी है और कुछ किताबें भी लानी हैं। तो अमित ने दो टुक जवाब देते हुए कहा, मीनाक्षी क्यों फालतू का खर्चा करवा रही हो, मेरे हिसाब से तो तुम कहीं कुछ नहीं बनने वाली और वैसे भी अभी मेरा थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए तुम अपने मायके वालों से ले लो।
अमित की ये बात सुनकर मीनाक्षी को गुस्सा आया। उसने कहा, अमित, तुमने शादी से पहले कितना कुछ कहा था। तुम तो जानते थे कि मुझे पढ़ाई करनी थी और कुछ बनना था, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी अमित ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मीनाक्षी, मुझे सब याद है, लेकिन अभी मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। अमित के इस दोगलेपन को देखकर मीनाक्षी का मन बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और कहा, मम्मी, अभी ज़रा अमित का हाथ तंग चल रहा है और मुझे फ़ीस के लिए पैसे देने हैं, तो आप पैसे भेज दीजिए। अमित के पास पैसे आते ही आपको वापस लौटा देंगे। तो मीनाक्षी की मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, ये घर तुम्हारा ही तो है, तो वापस नहीं दोगी तो भी चलेगा। कुछ दिन से मीनाक्षी एक बात को नोटिस कर रही थी कि जब भी कोई घर पर आकर अमित को पूछता तो अमित की माँ उसे झूठ बोलकर बाहर से ही लौटा देती और कह देती कि अमित घर पर नहीं है, और मीनाक्षी को भी उसके सामने नहीं आने देती। धीरे धीरे मीनाक्षी को पता चला कि अमित बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और कुछ काम भी नहीं करता है। जो बिजनेस दिखाया गया था वो उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का बिजनेस था। जी सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीनाक्षी के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। उसने अमित से कहा कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर शादी की, बिजनेस, दुकान सब झूठ दिखाया, लेकिन अमित मीनाक्षी की ये बात सुनकर भी झूठा आश्वासन देता रहा और बिजनेस में घाटा होने की बात कहता रहा। अमित के भाई सुमित ने एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी, अमित के कर्जदार इतने बढ़ गए हैं कि मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं, तो मैं तो अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने दूसरे शहर में जॉब ढूंढ ली है। कल सुबह ही मैं सोनी को लेकर यहाँ से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह सुमित अपनी पत्नी सोनी को लेकर दूसरे शहर के लिए निकल गया तो मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी का जीना दुश्वार कर दिया। वो अपने बेटे के इतना कर्जदार होने का कारण भी मीनाक्षी को ठहराने लगी थी। सब कुछ ठीक होने की आस में वक्त धीरे धीरे निकलता रहा और मीनाक्षी गर्भवती हो गई। मीनाक्षी ये बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन सास के दबाव में आकर उसे ये फैसला लेना पड़ा। मीनाक्षी के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक बार मीनाक्षी के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और अमित को फ़ोन करने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। मीनाक्षी की सास भी उसको अनदेखा कर अपने पति के साथ घर से बाहर चली गई। घर में अकेली मीनाक्षी दर्द से विलखती रही, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं था। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बुलाया तो मीनाक्षी के मम्मी पापा जल्दी से आए और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक मीनाक्षी का बच्चा पेट में ही मर चुका था। मीनाक्षी बहुत दुखी थी और उसके आंसू बह रहे थे। मीनाक्षी के पापा के फ़ोन करने पर मीनाक्षी की सास अस्पताल में आई तो मीनाक्षी की मम्मी ने कहा, बहन जी, इसके साथ घर में कोई तो होना चाहिए था। ऐसी हालत में आप लोगों ने इसको अकेला क्यों छोड़ा? अब आप लोगों के कारण इसका बच्चा ख़त्म हो गया। कोई घर पर होता तो समय से अस्पताल ले आता और इसका इलाज हो जाता। तो मीनाक्षी की सास ने आज मीनाक्षी की माँ को भी नहीं छोड़ा और बोली, देखिए, आप हमारे घर में दखल अंदाजी ना करें तो ही अच्छा है। इसके कोई पेट में दर्द नहीं था, बल्कि इसको तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। अब जब चला गया तो आपकी बेटी रोने का नाटक क्यों कर रही है? उसने ही कुछ किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। मीनाक्षी की माँ उसकी ऐसी सोच पर हैरान थी जिसने मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मीनाक्षी के पापा भी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए। मीनाक्षी भी अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी शादी के फैसले को दोषी ठहरा रही थी। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर पटका था जहाँ से उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। मीनाक्षी के पापा ने अमित के माँ बाप से कहा, देखिए, एक तो आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है कि हमारी लड़की की ज़िंदगी ही नरक बन गई है, और फिर भी आप लोग इसी को दोषी ठहरा रहे हैं। एक तो आपके बेटे ने इतना कर्जा उठा रखा है, अगर आपने जल्दी ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। कहकर वह वहाँ से चले गए। अमित का कर्ज ख़त्म करने के लिए मकान बेचा जा चुका था, लेकिन अभी मीनाक्षी की सहन शक्ति जवाब दे रही थी, क्योंकि घर का किराया भी न देने के कारण मकान मालिक रोज़ आकर चिल्लाने लगा था। लेकिन अमित तो सुबह ही गायब हो जाता था, जिससे ये सब मीनाक्षी को सहना पड़ता था। इधर
मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी के दुख में बीमार रहने लगे थे और आए दिन फ़ोन पर रोते हुए मीनाक्षी से कहते, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। पर मीनाक्षी क्या ही कहती, वो भी रो कर बस चुप हो जाती। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। अमित कोई काम ही नहीं करता था जिससे घर में आमदनी आ सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। अमित का भाई सुमित थोड़े से पैसे अपनी माँ को दिया करता था, जिससे मीनाक्षी के सास ससुर अपना खर्चा चलाते थे। जब मीनाक्षी इस परेशानी से तंग आकर खुद ही प्राइवेट नौकरी करने लगी तो अमित दिन भर घर में आराम करने लगा और मीनाक्षी के पैसे से ही घर का खर्च चलने लगा। मीनाक्षी की सास रोज़ घर में कलेश करती और अपने बेटे अमित से कहती कि अमित बोल दे अपनी बीवी को कि घर का काम ख़त्म करके जाया करे। खुद तो बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं यहाँ दिन भर काम करती रहूँ। तो मीनाक्षी अब घर का पूरा काम भी करती और नौकरी भी करती, जिस कारण वो बीमार रहने लगी और एक दिन बेहोश होकर गिर गई। मीनाक्षी की बिगड़ती हालत का सास ससुर पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। मीनाक्षी के ससुर ने भी मीनाक्षी को देखकर कहा, ना जाने कैसी ड्रामेबाज बहू ले आए हैं। हल्की हल्की बेहोशी से जागती मीनाक्षी के कान में ससुर जी के वाक्य पड़ चुके थे, लेकिन वो उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी मीनाक्षी की मम्मी का फ़ोन आ गया तो मीनाक्षी की सास ने उसे फ़ोन पर ही ताने सुनाने शुरू कर दिए कि आपकी बेटी के नखरे ख़त्म नहीं होते। पहले काम न करने के बहाने बनाती थी और आज तो बेहोश होकर गिर पड़ी है, उठ भी नहीं रही है। हम जानते हैं कि ये सब इसके नाटक हैं। तो ममता जी मीनाक्षी की बेहोशी की बात सुनकर बेहद घबरा गई और तुरंत अपने पति के साथ मीनाक्षी के घर के लिए निकल पड़ी। मीनाक्षी के घर पहुंचते ही मीनाक्षी की इतनी खराब हालत देखकर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गई। उस समय तो अमित घर पर नहीं था, लेकिन जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तेरी पत्नी तो बहुत ड्रामेबाज है, यहाँ पर बेहोश होने का बहाना करके गिर गई है और अब उसके माँ बाप आकर उसको अस्पताल लेकर गए हैं। तो अमित भी अस्पताल में पहुँच गया। उसे देखकर रमेश जी और ममता जी ने मुंह घुमा लिया। तभी डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि मीनाक्षी को अस्थमा अटैक आया था और अब वो डिप्रेशन की मरीज भी बन चुकी है। ये सब सुनकर मीनाक्षी की माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने अमित को खूब सुनाया कि तुम्हारी वजह से आज मेरी फूल सी बच्ची की हालत ये हो गई है। क्या क्या सपने थे मेरी बच्ची के, गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें अपनी बेटी दी। तो अमित भी चुप ना रहा और बोला कि आपकी बेटी के ख्वाब कुछ ज़्यादा ही हैं। अपनी इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। घर के काम की जगह पढ़ाई का भूत चढ़ा था इसको। तो मीनाक्षी के पापा चीख पड़े, खबरदार जो अब एक शब्द भी बोला तो अब ये यहाँ से हमारे साथ ही जाएगी, समझे। तुम इसके लायक ही नहीं हो, निकम्मे कहीं के। एक तो झूठ बोलकर शादी की और अब उल्टी बातें कर रहे हो। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बेटी की। कहकर मीनाक्षी के मम्मी पापा उसे अस्पताल से लेकर अपने घर चले गए। अमित ने एक बार फ़ोन करके रमेश जी से मीनाक्षी को वापस भेजने को कहा, लेकिन रमेश जी ने उसकी एक ना सुनी और मीनाक्षी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। मीनाक्षी अब हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। अब मीनाक्षी को अपने मायके में रहते काफ़ी दिन बीत चुके थे। इसी बीच मीनाक्षी के पापा रमेश जी को अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। मीनाक्षी अपने पापा के जाने का दुख सह नहीं पा रही थी, मगर अब उसे घर का ख्याल और छोटे भाई बहन का ख्याल आने लगा था। घर की जिम्मेदारियां उठाने वाला अब कोई नहीं था। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा अपने भाई बहन की तरफ भी देख, अब घर में बड़ी तू ही है और अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो इनका क्या होगा। मीनाक्षी के दिल पर ये शब्द गहरा असर कर गए थे। उसने अपने दुख को एक तरफ रख कर वापस पुरानी मीनाक्षी बनने की कोशिश की। 3 महीने बाद ही मीनाक्षी में काफ़ी अंतर आ चुका था। उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और कुछ बनने का सपना पूरे करने की कोशिश में लग गई थी। ऐसा करते करते उसे 2 साल हो चुके थे, लेकिन मीनाक्षी की मेहनत रंग ले आई थी और वो एक IAS अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन इसके बदले उसने बहुत कुछ खोया भी था। तभी ड्राइवर ने आवाज़ दी कि मैम हम पहुंच गए हैं। तो मीनाक्षी जैसे ही नींद से जागी हो, उसके काले चश्मे के कारण बाहर दरवाज़ा खोलकर खड़ा ड्राइवर उसकी आंसू भरी आंखें देख नहीं पाया था। मीनाक्षी झट से अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर बाहर आई और मीटिंग ख़त्म कर वापस अपने घर के लिए निकल गई।
अगले दिन सुबह मीनाक्षी काफ़ी देर तक सोती रही और किसी ने उसे जगाया भी नहीं। मीनाक्षी के आलीशान घर के बाहर खड़ा वॉचमैन अंदर आया और ममता जी से कहने लगा, मैडम बाहर कोई आया है और मीनाक्षी मैडम को पूछ रहे हैं। तो ममता जी इतनी सुबह सुबह किसी के आने से हैरान थी, इसलिए वो खुद ही बाहर चले गई। जाकर देखा तो बोली, ओहो तो आप लोग हैं। सामने खड़ी मीनाक्षी की सास ने ममता जी से कहा, बहन जी प्लीज़ हमें मीनाक्षी से मिलवा दीजिए। तभी ममता जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाइए अंदर। तो वो लोग अंदर आ गए। अमित और उसके माँ बाप चारों तरफ नज़रें घुमाकर मीनाक्षी के इतने बड़े आलीशान घर को देख रहे थे। तभी मीनाक्षी उनके सामने आकर बैठ गई और नौकर से उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता लाने को कह दिया और फिर उन लोगों से बोली, हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ आप लोगों का। वैसे तो मैं जानती थी कि कल मुझे देखने के बाद आपके दर्शन तो दोबारा होंगे ज़रूर, क्योंकि फितरत ही ऐसी है आप लोगों की। रहा नहीं गया होगा ना आपसे मेरे ठाट बाट देखकर। ये सुनकर उसकी नज़रें झुक गईं। तभी अमित ने कहा, मीनाक्षी हम तो माफ़ी मांगने आए हैं, हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। तो मीनाक्षी बोली, अच्छा ये पछतावा तब क्यों नहीं था जब मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया था। जब मेरी हालत बिगड़ी थी तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा था, ज़रा पूछो इनसे। वैसे तुम इनसे क्या पूछोगे, तुम्हारी तो खुद की फितरत ऐसी है। मेरे पापा दुनिया से तुम लोगों के लिए दुखों के कारण चले गए और जब आज मेरे पास सब कुछ है तो चले आए मांगने। रुको, मीनाक्षी इतना कहकर अंदर गई और थोड़ी ही देर में खूब सारे पैसे लाकर उनकी झोली में डालते हुए बोली, यही लेने आए थे ना आप लोग, तो ले लीजिए और जाकर अपना पेट भरिए। तभी अमित ने नज़रें झुकाते हुए कहा कि मीनाक्षी एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। तो मीनाक्षी धाड़ कर बोली, क्यों कर दूँ माफ़, ये सब तुम्हारे साथ होता तो क्या बीतती तुम पर, क्या तुम मुझे माफ़ कर देते। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का बहुत शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से। तभी मीनाक्षी की माँ ममता जी वहाँ आई और बोली, अब आप लोग यहाँ से जाइए। मैं चाहती तो आप लोगों को बाहर गेट पर ही बेइज्जत कर सकती थी, लेकिन ये मौका मैं अपनी बेटी मीनाक्षी को देना चाहती थी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं। आज इसका दिल हल्का हो गया है। अब आप जाइए यहाँ से। अमित और उसके माता पिता अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।